तो इस टॉपिक में पुनः आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर एक बात आपको क्लियर रहेगी और कई बातें आपको वो भी यहाँ पे सुनने में, जानकारी में मिलेगी जो आप पहले से हो सकता है कि नहीं जानते हो या पूर्णतः आप उससे अज्ञात हो। तो दोनों बातें हो सकती हैं और ये भी हो सकता है कि कई सारे प्रकार के प्रश्नों में आप कंफ्यूजन की स्थिति में भी रहते होंगे। तो आज आप इस टॉपिक को अच्छे से सुने। निश्चित रूप से अब तक का आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं इस टॉपिक को। ओके, आइए देखिए, लॉजिकल डायग्राम या डायग्रामेटिक इंटरप्रिटेशन को ही हम लोग आरेखीय व्याख्या या तार्किक आरेख कहते हैं। आरेख का मतलब ही होता है देखिए, तो आरेख का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग, आरेख का मीनिंग क्या है? फिगर, आकृति। आरेख का क्या मतलब है? आकृति। इसका अर्थ ही होता है आकृति। अब कौन कौन सी आकृति? तो यहाँ पे कई प्रकार की आकृतियां हैं जो आप सामान्यतः जानते हैं। कई प्रकार से क्या अर्थ है कि 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, ये जो आकृतियां हम लोग पढ़ते हैं उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जैसे आकृतियां कौन कौन सी? तो हो सकता है कि हम यहाँ पे ट्रायंगल की बात करें, त्रिभुज की, है ना। हो सकता है कि हम लोग चतुर्भुज की बात करें, ये भी हो सकता है कि हम लोग पंचभुज की बात करें, ये भी हो सकता है कि हम लोग वृत्त की बात करें। तो ये अलग अलग आकृतियां हैं, इन्हीं आकृतियों को यहाँ पे आरेख कहते हैं। ठीक, तो अब इन आकृतियों के माध्यम से ये जो चैप्टर हम लोग को दिया गया आरेखीय व्याख्या, देख रहे हैं ना, आरेखीय व्याख्या, आरेख के द्वारा व्याख्या, मतलब दिए गए प्रश्न में जो भी आरेख अर्थात आकृति दी गई हो उस आधार पर, है ना, उसको हम क्या करें, उसकी व्याख्या करें। मतलब उस आधार पर उस जानकारी को क्लियरली हम समझें जो प्रश्न में दिए गए वस्तुओं को बीच के संबंधों को दर्शाता है। जो भी प्रश्न में दी गई वस्तुएं हैं उनके संबंधों को हम लोग इन आरेखों के माध्यम से दर्शाते हैं और इसे ही आरेखीय व्याख्या या तार्किक आरेख कहा जाता है। तो एक बात क्लियर हो गई कि जो भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के मध्य क्या संबंध है उसे हम लोग आकृति आरेख के माध्यम से इस चैप्टर में दर्शाया जाता है और इसीलिए इसका नाम भी है आरेखीय व्याख्या। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो बात हो गई कि आरेखीय व्याख्या हम लोग किसे कहेंगे, तो दी गई, देखिए, तो दी गई वस्तुओं के मध्य के संबंधों को विभिन्न आकृतियों के माध्यम से इन्हीं आकृतियों को हम लोग क्या कहते हैं, आरेख कह देते हैं। तो विभिन्न आकृतियों के माध्यम से दर्शाया जाता है। ठीक है ना, और इसे ही हम लोग आरेखीय व्याख्या कहेंगे। स्पष्ट है? ठीक है, अब इसमें और क्या बातें हैं उसको हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग देखिए तो आरेखीय व्याख्या को इन सभी आकृतियों के सहयोग से, इसकी मदद से क्या करते हैं, दर्शाते हैं, है ना। तो यहाँ पे दर्शाया जाता है या निरूपित किया जाता है, एक ही मीनिंग है। ठीक है ना। अब आइए यहाँ पे 2 प्रकार के हम लोग प्रश्न पूछा जाते हैं। 2 प्रकार के प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। पहला और दूसरा हम लोग दोनों समझ लेते हैं। देखिए तो
ठीक है ना। दो प्रकार के प्रश्न। अब दो प्रकार के प्रश्न में पहला हम प्रथम की बात कर रहे हैं, प्रथम। और प्रथम को हम लोग कह रहे हैं कि वैसे प्रश्न जो संयुक्त आकृतियों के माध्यम से पूछा जाता है। तो पहला हम लोग हो गया संयुक्त आकृति, संयुक्त आकृति, ठीक है ना। और दूसरा सेकंड की हम लोग बात कर रहे हैं, दूसरे में हम लोग कह रहे हैं कि यहां पे दूसरे में संयुक्त आकृति यहां पे दी गई है, उसके आधार पर यहां पे क्या किया जाता है कि वस्तुएं दी गई होती हैं और उन वस्तुओं के मध्य के जो संबंध हैं उन संबंधों को दी गई आकृति के माध्यम से हम लोग दर्शाते हैं। उसी को हम लोग यहाँ पे वेन आरेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेन आरेख, वेन आरेख। अब इन दोनों में क्या अंतर है ये समझते हैं। संयुक्त आकृति में कई आकृतियां, कौन कौन सी? जो त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त या पेंटागन हम लोग लिखे थे, उन्हीं आकृतियों की बात कर रहे हैं। ये सभी आकृतियां यहाँ पे दी गई रहती हैं। तो देखिए, तो संयुक्त आकृति में क्या होता है कि अलग अलग आकृतियां एक दूसरे से संयुक्त होती हैं, मतलब जुड़ी हुई होती हैं। और उस प्रकार के दी गई कई आकृतियों के संयुक्त रूप को हम लोग आरेख कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक ये चतुर्भुज है, एक ये यहाँ पे त्रिभुज हो गया, एक ये यहाँ पे सर्कल हो गया। इस तरह से आकृति दी हो सकता है एक और ऐसे रेक्टेंगल हो जाए। इन्हीं आकृतियों को, इसमें कितनी आकृतियां हमने नोट किया? एक ये पहली, इसको हम मान लीजिए दूसरी कह रहे हैं, इसे हम लोग तीसरी कह रहे हैं, और इसे यदि हम कहें चौथी। तो चार आकृतियां एक दूसरे से यहां पे क्या है? जुड़ी हुई हैं। उसी को हम लोग संयुक्त कह रहे हैं। आकृति, संयुक्त आकृति का क्या मतलब है? कई आकृतियां जब एक दूसरे से संयुक्त हो, जुड़ी हुई हो, तो उसे हम लोग संयुक्त आकृति कह रहे हैं। और इसमें प्रत्येक आकृति किसी न किसी वस्तु विशेष को दर्शाती है। मान लीजिए जैसे त्रिभुज है और इसको हम कहें कि यह क्या है भाई? पुस्तक को दर्शा रहा है। हो सकता है कि ये पुस्तक को दर्शाए, ठीक है। हो सकता है कि ये सेकंड है, वह किसी दूसरे को क्या, मान लीजिए कि यह वर्ग को दर्शाए, क्लास जो वर्ग बोलते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि यह थर्ड जो है किसी पुस्तक विशेष की भी ये बात करें। मान लीजिए यह पुस्तक है, पुस्तक में हो सकता है ये गणित की पुस्तक हो सकता है ये हिंदी की पुस्तक हो सकता है कि ये विज्ञान की पुस्तक हो, और ये वर्ग हो गया। हो सकता है कि ये थर्ड क्लास का हो, फोर्थ क्लास का हो, फिफ्थ क्लास का हो, ऐसे। तो प्रथम प्रकार के प्रश्न में इस प्रकार से संयुक्त आकृतियां दी गई होती हैं। प्रत्येक आकृति किसी वस्तु विशेष को दर्शाती है। तो संयुक्त आकृति में मैं आपको यहां लिख देता हूं कि प्रत्येक आकृति किसी वस्तु विशेष को दर्शाती है ना, किसी वस्तु विशेष को दर्शाती है। स्पष्ट है कि दो प्रकार के प्रश्न यहां पे पूछे जाते हैं। पहले वाले में क्या है? कई आकृतियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, मिली हुई होती हैं, और प्रत्येक आकृति किसी वस्तु विशेष को दर्शाएगा, ठीक है। अब वह वर्ग भी, जैसे पुस्तक का वर्ग है अलग अलग अलग, तो उसी को वस्तु विशेष या वर्ग, विशेष वर्ग को भी कहा जाता है ना, को दर्शाता है। अब ये जो रिक्त स्थान है, देख रहे हैं, संयुक्त होने पर ये रिक्त स्थान एक बन गया, ये रिक्त स्थान बना यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब प्रत्येक अलग अलग आकृतियां जब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, संयुक्त होती हैं, तो उनके बीच जो है, देखिए, तो जो रिक्त स्थान है उन रिक्त स्थानों को संख्याओं या अक्षरों के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है, प्रत्येक आकृति किसी वस्तु विशेष को दर्शाती है, एवं रिक्त स्थानों को
रिक्त स्थानों को एवं रिक्त स्थानों को संख्या या अक्षर के माध्यम से दर्शाया जाता है। समझ गए? अब ये जो रिक्त स्थान है, ये इसको किससे दर्शाएंगे जी? तो या तो संख्या या अक्षर से। मान लीजिए कि इस पूरे रिक्त स्थान को हम यहाँ पे लिख दें 10, तो इसका अर्थ हुआ कि यह रिक्त स्थान जो भाग है, यह जो रिक्त भाग है, रिक्त स्थान का है या रिक्त भाग का है, एक ही मीनिंग है। इसको हम लोग 10 से दर्शा रहे हैं। 10 क्या है? तो इस रिक्त भाग की संख्या को दर्शाता है। और ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पे 10 न लिखकर हम इसमें कोई अक्षर लिखे हो, जैसे मान लीजिए P लिखा गया हो, तो P भी इसके संख्या विशेष को ही दर्शाएगा। इस रिक्त भाग का P क्या दर्शाएगा? संख्या को ही दर्शाएगा। मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं 5, यहाँ 3 लिखे हैं इस रिक्त स्थान में, यहाँ 2 लिखे हैं, यहाँ मान लीजिए 1 लिखे हैं, यहाँ मान लीजिए 15 लिखे हैं। ठीक है ना? तो अब क्या हुआ मीनिंग इसका? यह त्रिभुज किसको दर्शाता है जी? गणित की पुस्तक को। अब यह जो भाग है देखिए तो 5 वाला, इसमें और किसी भी देखिए तो आकृति इसमें नहीं शामिल है। यह 5 त्रिभुज का ही भाग केवल दिखा रहा है, रिक्त भाग। इसमें और कोई भी आकृति मिली हुई नहीं है। तो जब नहीं मिली है तो इस 5 को हम कह सकते हैं क्या? त्रिभुज क्या दर्शा रहा है? गणित की पुस्तक को। तो कह सकते हैं कि केवल गणित की कितनी पुस्तकें हैं? 5, क्योंकि इस रिक्त भाग में अन्य किसी भी आकृति का भाग शामिल नहीं है। ठीक है? तो हम लोग इस प्रकार से ऐसे भी कह सकते हैं कि न तो वह गणित की पुस्तक या वह पुस्तक जो गणित की हो, लेकिन देखिए तो हिंदी की नहीं हो या विज्ञान की नहीं हो। ठीक है? या किसी वर्ग जो दिया हुआ उसके अलावा उस वर्ग की भी नहीं हो। इस तरह से मान लीजिए हम 3rd क्लास करते हो, 3rd क्लास की नहीं हो, तो कौन सा भाग है? ये वाला भाग। तो उसी को हम लोग केवल भी शब्द बोलते हैं। तो आगे हम उसको डिस्कस करते हैं। तो ये मीनिंग समझ गए, संयुक्त आकृति का क्या अर्थ है। 2 बातें ध्यान रखना है। एक ये कि इसमें कई आकृतियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, उसी को संयुक्त कहा जा रहा है। ठीक? जो भी आकृति होगी वह किसी वस्तु विशेष को दर्शाएगी या वस्तु विशेष के किसी वर्ग को दर्शाएगी। ठीक है? एवं जब आकृतियां एक दूसरे से जुड़ी एवं संयुक्त होती हैं, तो ऐसी स्थिति में रिक्त भाग को, रिक्त स्थान को रिक्त भाग या रिक्त स्थान को संख्या या अक्षर के माध्यम से दर्शाया जाता है। क्लियर हो गई बात? अब संख्या या अक्षर के माध्यम से उसी बात को हमने यहाँ पे दर्शा दिया। मान लीजिए P है, मान लीजिए इस भाग को Q से दर्शा दिया गया होता है। ठीक है? तो जो भी संख्या या अक्षर हो वह उस रिक्त भाग के संख्यात्मक मान को दर्शाएगा। स्पष्ट हो गया? तो पहला तो ये हो गया प्रकार, फर्स्ट टाइप का। ठीक है ना? अब देखिए दूसरा टाइप का जो है उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं वेन आरेख में, है ना? सेकेंड टाइप जो है वेन आरेख, इसको देखिए। वेन आरेख में क्या है कि वस्तुएं, जैसे यहाँ पे प्रत्येक आकृति किसी वस्तु विशेष को दर्शा रही है, उसी प्रकार से इसमें कई वस्तुएं दी गई होती हैं। कई वस्तुएं प्रश्न में कई वस्तुएं दी गई होती हैं। ठीक है? एवं कई आरेख, यहाँ पे एक ही आरेख है जिसमें कई संयुक्त आकृतियां संयुक्त हैं, और यहाँ पे कई आरेख दिए गए होते हैं। क्या क्या यहाँ पे दिया गया होता है जी? तो कई वस्तुएं दी गई होती हैं एवं कई आरेख दिए गए होते हैं। 2 बातें। ठीक है? अब हमें आरेख के माध्यम से, ठीक है ना,
उपयुक्त आरेख, जो भी कई आरेख दिए गए हैं, 4 आरेख दिए रहेंगे या 5, तो जो भी 4 या 5 आरेख दिए गए हैं उसमें से उस आरेख को सेलेक्ट करना है, चुनना है जो दी गई वस्तुओं के मध्य के संबंधों को दर्शाता है। तो उसी बात को लिख रहे हैं, ठीक है ना। एवं कई आरेख दिए गए तो तथा हमें उस आरेख विशेष को चुनना होता है जो दी गई वस्तुओं के मध्य के संबंधों को दर्शाता हो, जो दी गई वस्तुओं के मध्य के संबंधों को सही दर्शाता है। समझ में आ गई बात। तो पहले टाइप में क्या था कि कई आकृतियां संयुक्त होती हैं और प्रत्येक आकृति किसी वस्तु विशेष को दर्शाती है और उस आधार पर पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सरल करते हैं। अब जब आकृतियां संयुक्त होती हैं, जुड़ी होती हैं, तो उनके मध्य के रिक्त स्थानों को संख्या या अक्षर के माध्यम से दर्शाया जाता है और वह रिक्त भाग के संख्यात्मक मान को बताता है। दूसरा कहता है वेन आरेख। वेन आरेख में क्या है, तो कई वस्तुएं एवं कई आरेख दिए गए होते हैं और दिए गए आरेख विशेष को चुनकर हमें उन जो भी वस्तुएं दी गई हैं उनके संबंधों को दर्शाना होता है, ठीक है ना। अर्थात उस आरेख को हमें चुनना होता है जो दी गई वस्तुओं के संबंधों को सही दर्शाता है, ठीक है। अब यहां पे वेन आरेख में जो कई हमने लिखा है ना, कई आरेख, तो कई आरेख में कौन से आरेख होंगे, तो कोई भी हो सकते हैं। कोई भी का मतलब क्या है, देखिए तो यहां पे हमने ये लिखे हैं चारों, तो चारों में हो सकता है कि सभी सर्कल हो, सभी त्रिभुज हो, सभी वर्ग हो, सभी पंचभुज हो। मतलब जो भी यहाँ पे आरेख में जो भी आकृति होगी वह एक कोई विशेष आकृति दी रहती है सामान्यतः, ठीक है ना। कोई एक विशेष आकृति द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे आप सामान्यतः देखते होंगे कि सर्कल द्वारा दर्शाया जाता है, इस तरह से या इस तरह से या इस प्रकार की आकृति। मान लीजिए पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, है ना। इस प्रकार से आकृति सामान्यतः जो उपयोग में आकृति का यूज वेन आरेख में होता है वह वृत्त है। आप चाहें तो वृत्त के अलावा यहाँ पे त्रिभुज अप्लाई कर सकते हैं, चतुर्भुज भी कर सकते हैं, पंचभुज भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। लेकिन सामान्य रूप से जो उपयोग में आकृति ली जाती है वह कौन सी आकृति ली जा रही है, वृत्ताकार आकृति। तो इसलिए इस तरह के दिए गए रहते हैं, ठीक है ना। अब इनका संबंध है एक दूसरे से कि इसका क्या अर्थ है। एक ये वृत्त है, दूसरा ये वृत्त है, दोनों ही वृत्त अलग अलग वस्तुओं को दर्शाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि यदि हम बात करें कि यह वृत्त ए के लिए कह रहे हैं और इसको बी के लिए कह रहे हैं, तो अब ए और बी वृत्त में यह भाग जो है क्या है जी, दोनों में शामिल है। इसका हम लोग क्या कहेंगे, इस भाग को जो दोनों ही ए और बी में शामिल है वह अंशतः भाग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंशतः भाग। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए और बी अंशतः एक दूसरे से संबंधित है। अंशतः का मतलब क्या है, पार्टली, मतलब थोड़ा, इतना ही भाग तो इन दोनों का इसमें शामिल है, इसलिए उसको अंशतः हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम बोले अंशतः एक दूसरे से ए और बी संबंधित हैं। यहाँ पे देखिए, ये यदि ए हो और अंदर वाला को बी कह दें तो अब बी जितना भी है वह पूरा का पूरा ए के अंदर है, तो अब अंशतः संबंधित नहीं है बी ए से पूर्णतः संबंधित है, क्योंकि बी का पूरा भाग ए के अंदर है। और भी एक अर्थ है यहाँ पे, ए बी से पूर्णतः संबंधित नहीं है, क्योंकि बी तो इतना ही भाग है ना, इसके बाहर वाला भाग किसका है, ए का है। तो हम कहेंगे ए बी से अंशतः संबंधित है,
क्योंकि यह पूरा ए है और उस पूरा ए में इतना ही तो बी में शामिल है, तो ए बी से अंशतः संबंधित है। लेकिन अगर बी को पूछा जाए कि बी ए से किस प्रकार से संबंधित है, तो क्या कहेंगे, बी ए से पूर्णतः संबंधित है। तो यहाँ पे दो अर्थ हैं, यहाँ पे एक ही अर्थ है, क्योंकि यह भाग इसके लिए भी उतना ही है और इस बी के लिए भी उतना ही है, तो दोनों के लिए यहाँ पे समान भाग एक दूसरे में शामिल हैं, तो उसको हम लोग अंशतः बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, ए बी से अंशतः संबंधित है लेकिन बी ए से पूर्णतः संबंधित है, ठीक है। और एक ये भाग आ गया, देखिए तो ये ए और ये बी, और अब हम कह रहे हैं कि ए और बी का कोई भी भाग एक दूसरे से संयुक्त नहीं है, मिला हुआ नहीं है, कॉमन नहीं है, अर्थात ए और बी का कोई भी भाग एक दूसरे में शामिल नहीं है। तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग बोलते हैं क्या, कि ए और बी किसी भी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित नहीं है, मतलब अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कोई घर की बात करे, ठीक है, और कोई रेलगाड़ी की बात करे, तो रेलगाड़ी और घर एक दूसरे से किसी प्रकार से संबंधित नहीं है, तो उनको हम इस आकृति से दर्शाएंगे। अब इसको हम क्या बोलेंगे कि ए बी से किसी प्रकार से संबंधित नहीं है या बी ए से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। समझ गए बात? तो इस तरह से इन चीजों को हम लोग करते हैं। स्पष्ट है? तो ये दो प्रकार के हम लोगों को, है ना, ये दो प्रकार के हम लोगों को वस्तुएं जो हैं, ये दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अब मुझे ऐसा है कि आप सब समझ गए होंगे कि प्रश्न किस प्रकार से इस चैप्टर में पूछा जाएगा, उसके क्या प्रश्न के डायमेंशन होंगे। तो यही दो बातें हैं, या तो इससे यहाँ पे इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे या यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ए और बी क्या है, वस्तुएं का है ना, कई वस्तुएं दी गई होती हैं, तो ए बी यहाँ पे दो ही वस्तु दी गई है, हो सकता है तीन वस्तु दी गई हो ए बी सी, हो सकता है चार दी गई हो ए बी सी डी, तो दो या दो से अधिक वस्तुएं यहाँ पे दी जाएंगी और इस तरह से आरेख बने रहेंगे। अब आरेख का, प्रत्येक आरेख का अर्थ क्लियर है, तो हम देखेंगे कि जो वस्तुएं दी गई हैं उनके मध्य किस प्रकार का संबंध है जो निम्न आरेख दर्शा रहा है। और जो भी आरेख वस्तुओं के संबंधों को स्पष्टता सही दर्शाएगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उसी आरेख को हम लोग सही उत्तर के रूप में सेलेक्ट करेंगे, चुनेंगे। स्पष्ट हो गया? तो चलिए, दो तरह के ये थे। इसमें फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन सब हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, देखिए ये प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए, क्लियर है। और इस प्रश्न में क्या किया गया है, ये क्वेश्चन है, ये आईएएस का पूछा गया क्वेश्चन है, प्री का जो सीसेट में पूछा जाता है, 85 में पूछा गया था ये प्रश्न। बेहतरीन प्रश्न है। क्यों बेहतरीन है कि इसमें कुछ बातें आपको, एक दो बातें नई जानकारी होंगी जो हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, अभी हम लोग बात किए कि यदि कई आकृतियां एक दूसरे से संयुक्त हों, तो वैसी स्थिति में संयुक्त होने के पश्चात जो रिक्त स्थान होंगे उसे संख्या या अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। अब इस प्रश्न में हमें किससे दर्शाया गया है, संख्या द्वारा। ओके, दूसरी बात कि अब रिक्त स्थान में यह भी हो सकता है कि एक ही संख्या या अक्षर दिया गया हो या एक से अधिक संख्या या अक्षर भी दिया गया हो, दोनों बातें हो सकती हैं। जैसे देखिए, तो ये जो रिक्त स्थान है इसमें 8 और 9 दो अलग अलग संख्या दी गई है, तो दो हो सकता है, एक और 3 भी हो जाए। लेकिन तब इस रिक्त स्थान की जब भी बात की जाएगी तो एक संख्या हो या एक से अधिक हो, सभी संख्याओं का योग उस रिक्त भाग का संख्यात्मक मान होगा। क्लियर हो गई बात? तो अगर इस भाग की बात की जाए तो क्या हम समझेंगे कि यह रिक्त भाग कितनी संख्या को दर्शाएगा, तो 8 और 9 17 17 उसका संख्यात्मक मान है।
कोई और एक संख्या होती तो उसे भी उसमें ऐड कर लेते। समझ गए? तो आप ये नहीं सोचेंगे कि रिक्त भाग में केवल एक अक्षर या एक संख्या ही हो सकती है, एक से अधिक भी ये हो सकते हैं। लेकिन जब भी आप उस भाग का मान लिखेंगे, संख्यात्मक मान लिखेंगे, तो उस रिक्त भाग में जितनी भी संख्याएं या अक्षर दिए गए हों उनका योगफल ही उसका कुल मान होगा। ठीक है, चलिए अब ये प्रश्न है। इस प्रश्न में देखते हैं क्या क्या ये 4 आकृतियां इसमें दिख रही हैं, वृत्त, चतुर्भुज, आयत, ट्रायंगल। सभी आकृतियां किसी वस्तु विशेष को दर्शाएंगी। तो प्रश्न में दिया गया होगा, जैसे क्या है देखते हैं हम लोग। यहां प्रश्न में दिया गया है कि निम्न आरेख में पुरुषों को आयत से, अब इसमें आयत का रेक्टेंगल ये है, इसको किससे दर्शाया जा रहा है? पुरुषों से। तो हम यहाँ पे दर्शा देते हैं कि ये क्या, किसको बताएगा भाई? पुरुष को, है ना, ये पुरुष को दर्शाएगा। क्लियर हो गया? आइए, शिक्षितों को त्रिभुज से। अब त्रिभुज जो है वह किसको दर्शा रहा है? देखिए तो शिक्षित को, तो त्रिभुज को हम यहां दर्शा देते हैं शिक्षित, एजुकेटेड, शिक्षित। उसके बाद कहता है शहरी को वृत्त से। तो वृत्त किसको दर्शाएगा? शहरी को। तो इससे हम लोग शहरी को दर्शा देते हैं, तो शहरी लिख देते हैं कि अब यह वृत्त का मतलब क्या है, अर्थ क्या है कि वह शहरी जो भी व्यक्ति हैं उनको दर्शाता है। और लोक सेवक वर्ग से निरूपित है, तो ये वर्ग हो गया। और ये किससे भाई, किसको दर्शाता है? लोक सेवक को। तो लोक सेवक लिख दीजिए, पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक। क्लियर हो गई बात? तो अब आप देखिए दिए गए प्रश्न में जो ये संयुक्त आरेख दिया गया है, इसमें प्रत्येक आकृति किसी वस्तु विशेष को दर्शा रही है जिसका नामकरण हम लोगों ने दे दिया। अब हमसे कहा जा रहा है आरेख को ध्यान से अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा जाए उसे बताना है। एक दो बातें हम लोग यहाँ पे और चर्चा में कर लेते हैं, और वो क्या है उसको देखिए। ठीक है ना, यहाँ पे कई शब्द यूज होते हैं, जैसे केवल शब्द यूज हो, केवल, जब केवल शब्द यूज होगा, ठीक है ना, कहा जाए कि केवल लोक सेवक, क्या कहे हैं? केवल मान लीजिए कि कहा जाए लोक सेवक, अगर केवल शब्द हो, केवल लोक सेवक, केवल पुरुष, केवल शिक्षित, केवल शहरी, तो इसका अर्थ ये होता है कि बाकी अन्य को छोड़कर। ठीक है, तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि जब भी केवल किसी के लिए भी यूज हो तो वह रिक्त भाग चुनना है जिसमें अन्य कोई भी शामिल नहीं हो। जैसे यदि हम कहते हैं केवल लोक सेवक, तो केवल अगर लोक सेवक कहते तो लोक सेवक यह वर्ग को दर्शा रहा है। अब हमें इस वर्ग के उस भाग को सिलेक्ट करना है जिसमें अन्य आकृतियों का कोई भी भाग शामिल नहीं। समझ गए? तो कौन सा भाग होता? देखिए ये 7 होता, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इतना भाग जो है इस पुरुष का भी है, तो कौन हो जाता? 7 हो जाता। तो एक शब्द यूज होता है केवल, और केवल का अर्थ होता है अन्य को छोड़कर, अन्य को छोड़कर। समझ गया ना? तो जब शब्द केवल यूज होता है ऐसे हमें समझना है कि बाकी उस भाग को केवल सेलेक्ट करना है, ठीक है, जिसमें अन्य किसी भी आकृति का कोई भी भाग शामिल नहीं। स्पष्ट है? चलिए, तो ये सब शब्द यूज होते हैं, हमें इन बातों को समझना है। ठीक है, अब आइए प्रश्न को देखते हैं कि इस पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए ये प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न को हमें सरल करना है। ठीक है, तो कहा गया निम्न में से ऐसे कितने शिक्षित पुरुष हैं? कैसे भाई? कौन से? कहता है ऐसे कितने शिक्षित पुरुष, पुरुष और शिक्षित दो भाग पार्ट आ गया ना। तो जब दो भाग आ गए तो हमें उस भाग को लेना है जो दोनों में शामिल हो। ठीक है ना, शिक्षित वाला पुरुष वाला वह भाग जो शिक्षित और पुरुष दोनों को कवर करता हो, दोनों में शामिल हो, उस भाग को लेना है। तो प्रश्न में कहा गया में ऐसे कितने शिक्षित पुरुष हैं जो कि शहरी नहीं है। देखिए शहरी नहीं है कह दिया गया, हमसे क्या कहा गया? शिक्षित और पुरुष। तो शिक्षित और पुरुष वाले भाग को हमें सिलेक्ट करना है जो कि शहरी नहीं है,
मतलब शहरी वे नहीं होने चाहिए। तो आइए देखिए तो जरा सा ध्यान से, क्या कहता है, शिक्षित पुरुष, तो ये शिक्षित हो गया, और किधर है पुरुष, ये पुरुष हो गए। कहता है वह भाग जो शिक्षित पुरुष हो लेकिन शहरी नहीं है। शहरी कौन है, ये सर्कल, तो सर्कल वाला भाग उसमें नहीं शामिल होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, तो शिक्षित और पुरुष इन दोनों का संयुक्त भाग केवल जो होगा वही हमारा उत्तर होगा, ठीक है ना, उसमें और कोई शामिल नहीं होता। कहता है वैसे शिक्षित ऐसे कितने व्यक्ति हैं, क्या कहा गया प्रश्न में, निम्नलिखित में से ऐसे कितने शिक्षित पुरुष हैं जो शहरी नहीं है। तो शिक्षित और पुरुष इन दोनों का संयुक्त भाग हमें लेना है। बताइए तो कौन सा भाग है, यह वाला भाग तो केवल पुरुष है, यह वाला भाग केवल शिक्षित है। इस भाग में देखिए तो इतना भाग जो है शिक्षित का भी है और इतना भाग यह आयत मतलब पुरुष का भी है, अर्थात कौन सा जवाब हमारा हो जाएगा 11। और इस भाग में न शहरी शामिल है न लोक सेवक शामिल है, हमें दो ही पूछा गया है, शिक्षित पुरुष। तो प्रश्न में एक से अधिक जिसकी भी चर्चा की जाए, जिस भी वस्तु की चर्चा की जाए, उन दोनों या दो से अधिक, तीन की चर्चा हो तो चार से, मतलब जिसकी भी चर्चा हो, उन सभी का संयुक्त भाग हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या कहा गया भाई, शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं हो, तो हमें शिक्षित और पुरुष वाले उस भाग को लेना है जो दोनों में शामिल हो। तो उसकी संख्या कितनी थी 11, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11। समझ में आई बात। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न क्या करेंगे कि शिक्षित और पुरुष से संबंधित संयुक्त भाग को चुनते हैं, जिसमें किसी अन्य का भाग, अन्य का भाग मतलब अन्य वस्तु का भाग, ठीक है ना, जिसकी भी चर्चा की, अन्य का भाग शामिल नहीं हो। समझ गए। अब यहाँ पे कह दिया जो शहरी नहीं है, हमने तो कह दिया अन्य का भाग शहरी नहीं हो, या फिर एक आपका था लोक सेवक भी नहीं हो, सब कोई भी नहीं हो। जो पूछा गया कि ये हमें चाहिए, उसी से संयुक्त भाग को, से संबंधित संयुक्त भाग को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, और जो भी उसका संख्यात्मक या अक्षर दिया गया उस भाग में वही हमारा उत्तर होगा। तो क्या आंसर हो गया 11। स्पष्ट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए तो इसमें कहा गया ऐसे कितने व्यक्ति हैं, देखिए ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कि न तो लोक सेवक, मतलब वो लोक सेवक नहीं हो, न ही शिक्षित, शिक्षित भी नहीं हो, लोक सेवक भी नहीं हो, और कहता है न ही पुरुष हो, पुरुष भी नहीं हो। तो चार ही थे, क्या हो, कहता है लेकिन शहरी है। इसका मतलब शहरी वाले को चुनना है। तो इसी को तो हम बोलेंगे जब अन्य सभी नहीं शामिल हो, तो इसको हम लोग और भी कर सकते हैं, क्या, केवल शहरी। केवल शहरी, हम पहले एक शब्द यूज किए थे शहरी, इसी प्रश्न को ऐसे भी कहा जा सकता है, निम्नलिखित में से ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो केवल शहरी हैं। तो ये इतना कहना नहीं पड़ता, लेकिन प्रश्न में आपसे कैसा पूछा गया है, न तो लोक सेवक, न ही शिक्षित, और न ही पुरुष हैं, लेकिन शहरी हैं। तो वे व्यक्ति क्या हो, शहरी है, अर्थात केवल शहरी हैं। तो केवल शहरी वालों को देखिए भाई, सेलेक्ट कीजिए। केवल शहरी, शहरी किसको दर्शा रहा है, सर्कल को। केवल शहरी का भाग कौन सा है, यही है ना, इसमें अन्य किसी भी आकृति का कोई भी भाग शामिल नहीं है। तो हमारा क्या उत्तर आ जाएगा, केवल शहरी। क्या उत्तर दिखा रहा है 3। तो वृत्त का वह भाग जिसमें अन्य कोई भी, लिख देते हैं यहाँ पे, वृत्त का वह भाग जिसमें अन्य किसी का कोई भाग शामिल नहीं हो। समझ गए। अन्य कोई का जो लिख रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें अन्य किसी का कोई भाग शामिल है। किसी का मतलब क्या,
किसी भी वस्तु का, जैसे यहाँ पे लोक सेवक कह दिया, आपका पुरुष कह दिया या शिक्षित कह दिया, तो इनमें से किसी का भी वह भाग उसमें शामिल नहीं। तो वह कौन सी संख्यात्मक मान दर्शा रहा है? 3 को। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। स्पष्ट है? तो अब तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि ऐसे प्रश्न यदि पूछे जाते हैं तो हमें कैसे सरल करना है। आइए और भी प्रश्न है उन्हें करते हैं। यहाँ देखिए, इसमें कहा गया है कि ऐसी कितनी महिला है। अब क्या पूछा गया? महिला। अब घबराना नहीं है आपको। मैं आपसे पहले कहा था कि इस प्रश्न को सिलेक्ट करने के पीछे क्या अर्थ था कि तो एक बातें आपको अलग बताई जाए, है ना। वो अलग का क्या है? हो सकता है आप जानते भी होंगे और हो सकता है अभी तक आप नहीं जानते हो और कंफ्यूजन की वजह से कई बार गलती कर रहे हैं। तो अब आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से इस चैप्टर से पूछे गए प्रश्नों में मिस्टेक नहीं करना है। क्लियर है? चलिए, तो देखिए, तो कहा गया कि ऐसी कितनी महिला हैं। अब महिला शब्द सुन के आप सोचेंगे क्या कि दिए गए में, देखिए तो इस डायग्राम में महिला तो कहीं पे यूज है ही नहीं। शहरी या लोक सेवक या पुरुष या शिक्षित की बात की गई है। ये हमें कैसे कह रहे हैं भाई कि महिला की पूछ रहे हैं तो कोई होगा ही नहीं? नहीं, आप ध्यान से चीजों को सुनना है ना, कि नया नाम भी आएगा। जैसे महिला यहाँ पे आया, जो अन्य जो भी वस्तुएं की चर्चा की गई हैं उसमें ये शब्द नहीं है, फिर भी पूछा गया है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये गलत हो गया या मिस्टेक है। नहीं, अब ध्यान से देखिए, चीजें आपको निकल के आएंगी। जैसे हम कहें कि समाज में यह भाग पुरुषों को दर्शाता है, तो जो शेष भाग रह गया वो महिलाओं को दर्शाता है। समझ रहे हैं? तो हमें कोई जरूरी नहीं है कि दोनों भाग कहना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ये है, इतना भाग को हम कहें कि यह मेल को दर्शा रहा है, तो इसका अर्थ ही हुआ कि यह भाग किसको दर्शा रहा है? फीमेल को। तो उसी प्रकार से ये प्रश्न कह रहा है। तो पूछा गया कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो कि शहरी और लोक सेवक भी हैं। देख रहे हैं, शहरी और लोक सेवक भी हैं दोनों। अब आपसे क्या हम चर्चा किए थे कि जो भी कहा जाए कि ये भी हैं, उनका संयुक्त भाग हमें ढूंढना है। तो क्या कह रहा है कि लोक सेवक और शहरी, महिलाएं जो कि शहरी और लोक सेवक भी हैं, तो हमें शहरी और लोक सेवक का एक संयुक्त भाग ढूंढना है। क्लियर हो गई बात? ठीक। और वह क्या हो भाई? महिलाओं की, पुरुषों की नहीं। आइए जरा हम लोग देखते हैं। यहां तो देखिए, तो यहां क्या कहता है भाई? शहरी एवं लोक सेवक। तो शहरी ये है और लोक सेवक ये चतुर्भुज है। इन दोनों का संयुक्त भाग कौन सा है? ये 10 है। देखिए, तो ये 10 ही है ना। ये 10 जो है इन दोनों का संयुक्त भाग है। किसका? शहरी का और लोक सेवक का। हमें इन दोनों का संयुक्त भाग ढूंढना है। और फिर कहता है कि वह क्या हो? महिलाएं हो। पुरुष कौन सा भाग दर्शा रहा है? ये वाला भाग, आयत वाला जो भाग है ये पुरुष का है। तो इससे बाहर जो चला गया वह क्या हो गई? महिलाएं हो गई। तो यह भाग किसको दर्शाएगा भी? महिला को। देख रहे हैं, पुरुष यही है। ध्यान से देखिए, ये वाला भाग पुरुष का है जो आयत है, तो इसके आयत के बाहर वाला भाग जैसे ये है, या इसके आयत के बाहर वाला भाग ये पूरा, ये या ये सब क्या है? महिला को दर्शा रहा है। तो आपको कंफ्यूजन में मिस्टेक नहीं करना है कि जो है महिला शब्द कहाँ से यूज हो गया। आप देख लीजिए, पुरुष को ये दर्शा रहा है पूरा, तो इस आकृति से आयत से बाहर का जितने भाग हो सब किसको दर्शाएगा? महिला को। ये भी महिला है। यह महिला कैसी है? केवल शिक्षित महिला है, क्योंकि अन्य कोई भाग इसमें शामिल नहीं है। यह क्या होगा? केवल शहरी महिला है। यह क्या हो जाएगा? केवल लोक सेवक महिला है ना। क्लियर हो गया? और यह क्या हो गया? शहरी एवं लोक सेवक महिला है। बस, तो हमें यही पूछा गया था प्रश्न में और इसी को हमें सरल करना है। तो आइए यहाँ प्रश्न में हम जो हैं यहाँ पे लिखेंगे, क्या करेंगे भाई कि शहरी एवं लोक सेवक का संयुक्त भाग किसका किसका? शहरी एवं लोक सेवक का संयुक्त भाग जो पुरुष नहीं हो। पुरुष नहीं हो। पुरुष नहीं हो तो क्या होंगे? महिला। स्पष्ट हो गया? तो वह संख्या किसको दर्शा रहा है? 10 को। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर। स्पष्ट है?
तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आइए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे देखें, इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, व्यक्तियों की संख्या जो कि शिक्षित पुरुष एवं शहरी क्षेत्र से संबंधित है। मतलब 3 पार्ट आ गया। क्या क्या भाई, हमें यहाँ पे क्या क्या आ गया, शिक्षित पुरुष और शहरी। इसका मतलब इन तीनों का संयुक्त भाग हमें लेना है। किसका किसका, शहरी का, पुरुष का और शिक्षित का। इन तीनों से संबंधित जो संयुक्त भाग होगा वही हमारा उत्तर होगा। आइए देखा जाए। देखिए तो यहाँ पे शहरी, पुरुष और शिक्षित, क्योंकि लोक सेवक की चर्चा नहीं कर रहा है तो हमें शहरी और पुरुष और शिक्षित इन तीनों का संयुक्त भाग लेना है। देखिए तो यह वृत्त का भी भाग होना चाहिए, वह त्रिभुज का भी होना चाहिए और आयत का भी। तो वृत्त और त्रिभुज का यही भाग है जो शामिल है और यह भाग इसमें तो है ही। तो कौन सा उत्तर हमारा हो जाएगा, तो देख रहे हैं यह हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ठीक है, संयुक्त भाग कितनी संख्या को दर्शा रहा है, 4। यही हमारा उत्तर हो जाए। डी ऑप्शन अपना क्या होगा, सही। तो जो संयुक्त आकृति दी गई है उसमें हमें उस भाग को ढूंढना है, उस संयुक्त भाग को ढूंढना है जो शिक्षित, पुरुष एवं शहरी तीनों का सम्मिलित भाग हो। ठीक है, तो वह कौन सा संख्यात्मक रूप से 4 है, यही अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए और प्रश्न देखते हैं। देखिए तो एक ये और प्रश्न है, इसमें कहा गया है ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कि केवल लोक सेवक, देखिए शब्द केवल लोक सेवक हैं। ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कि केवल लोक सेवक हैं लेकिन पुरुष नहीं है, न ही शहरी हैं तथा न ही शिक्षित है। तो जब केवल लोक सेवक हैं तो उस भाग को हमें लेना है जिसमें अन्य किसी भी वस्तु का भाग शामिल नहीं हो। तो आइए देखिए तो जरा, केवल लोक सेवक कहा गया है तो लोक सेवक ये वर्ग है और उसमें केवल लोक सेवक पहले ही चर्चा किए थे केवल शब्द को। ये वाला भाग देखिए, इस भाग में न शहरी का शामिल है, न पुरुष का और न शिक्षित का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है ना, क्या आंसर होगा, 7। क्लियर हो गई बात। ठीक है, क्या देखेंगे कि भाई केवल लोक सेवक, देख रहे हैं ना, ये हमें कहा गया केवल लोक सेवक। तो वह भाग वह लोक सेवक का भाग, वह लोक सेवक का भाग जिसमें कोई अन्य शामिल नहीं हो। समझ गए ना, जिसमें कोई अन्य शामिल नहीं हो मतलब किसी भी अन्य वस्तु का कोई भी भाग शामिल नहीं हो, संयुक्त नहीं हो। ठीक है, तो वह संख्या क्या दिखा रहा है, 7 दर्शा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न हम लोग को पूछे जाते हैं। ठीक, और इस तरह से हम लोग इसे सरल करेंगे। इसी पे अन्य भी प्रश्न है, उसे हम लोग देखते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, और इस प्रश्न में भी देखिए कई आकृतियां दी गई हैं। त्रिभुज है, सर्कल है, आयत है और वर्ग है। इसमें भी अलग अलग भाग का देखिए संख्यात्मक मान दिया गया है और अब हमें इसे सरल करना है। पहले हम लोग कौन सी वस्तु किसके लिए ये लिख लेते हैं। तो जरा देखिए तो कहता है कि आरेख में वृत्त से बेरोजगार, ये वृत्त है, बेरोजगार को दर्शा रहा है, लिख देते हैं। बेरोजगार, परिश्रमी को त्रिभुज से, त्रिभुज
को हम लोग कह रहे हैं परिश्रमी, ग्रामीण को वृत्त को बेरोजगार, वृत्त से बेरोजगार को वर्ग से परिश्रमी, वर्ग से परिश्रमी को है, ये मिस्टेक है। वर्ग ये है को परिश्रमी से, ठीक है। वर्ग से परिश्रमी को, त्रिभुज से ग्रामिक को, त्रिभुज से ग्रामिक को, गांव में रहने वाले ग्रामिक, आयत से बुद्धिमान व्यक्तियों को, ये आयत है, इसको कह रहा है बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, तो आयत से बुद्धिमान व्यक्ति को दर्शाया गया। अब कहा गया इस पर आधारित प्रश्नों को सरल करें, और ये आपके आरआरबी पटना में पूछा गया था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पटना जो है उस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। अच्छा प्रश्न है, तो इसको अब हम लोग सरल करते हैं। आइए तो इस पर प्रश्न देखते हैं। ये पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में देखिए कहा गया ऐसे ग्रामीण जो कि, यहाँ पे ग्रामिक लिखा गया ना, ग्रामीण होना चाहिए, इसको सही कर लेते हैं, ग्रामीण, यहाँ पे भी सही कर लेते हैं, ठीक है। अब आइए, तो कहता है ऐसे ग्रामीण जो कि परिश्रमी तथा बेरोजगार हैं, मतलब तीन है, तो तीनों से संयुक्त भाग हमें चाहिए, लेकिन बुद्धिमान नहीं है, तो बुद्धिमान नहीं है हटाइए उसको। अब हमें क्या चाहिए, इन तीनों से संबंधित संयुक्त भाग, तीनों से संबंधित संयुक्त भाग, तीनों से संबंधित संयुक्त भाग को हमें सेलेक्ट करना है। आइए देखते हैं तीनों से संबंधित संयुक्त भाग कौन है। बुद्धिमान वाला नहीं चाहिए, बाकी तीनों का चाहिए। तो भाई परिश्रमी वाला देखिए ये 2 है, क्योंकि बाकी ये बुद्धिमान वाला तो हटा दीजिए, तो इधर ही आ जाएगा, ये 2 हो गया, और ये 3 भी दिख रहा है हमें, 3 बीस बाहर है। अच्छा, अब कह रहा है क्या, बेरोजगार और ग्रामीण दोनों होने चाहिए, तो यह भाग जो है त्रिभुज का भी है और वृत्त का भी है, लेकिन अगर इस भाग में हम आए 3 वाले के लिए, तो देखिए त्रिभुज का नहीं है, मतलब ग्रामीण नहीं है। यह भाग किसका किसका है जी, वृत्त का है और परिश्रमी का है, तो यह बेरोजगार और परिश्रमी केवल हो जाएगा। हमें चाहिए तीनों, तो कौन सा भाग होगा, तो 2 वह भाग है जो ग्रामीण है, जो बेरोजगार भी हैं और परिश्रमी भी हैं। तो हम लोग, यह कौन सा भाग दर्शा रहा है भाई, कौन सा भाग, तो 2 संख्यात्मक मान वाले भाग को हम लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना सही जवाब है। स्पष्ट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में दिया गया है ऐसे ग्रामीण परिश्रमी व्यक्ति, ग्रामीण और परिश्रमी दोनों आ गए, जो न तो बेरोजगार है और न ही बुद्धिमान है। तो हमें अब क्या चाहिए, इन दोनों से संयुक्त भाग चाहिए, बस सीधा सा बात, ठीक है ना। संयुक्त भाग, ठीक है। ग्रामीण परिश्रमी से संबंधित संयुक्त भाग, से संबंधित संयुक्त भाग हमें चाहिए, और जो भी संयुक्त भाग का संख्यात्मक मान होगा वही हमारा उत्तर है। अब वह न तो बेरोजगार है न तो बुद्धिमान है, ये तो नहीं है, हटाइए। क्या है होना चाहिए, तो कहता है ग्रामीण जो परिश्रमी हो, तो हमें उस वाले भाग पे जाना है। तो ग्रामीण जो परिश्रमी हो, तो ग्रामीण त्रिभुज को दिखा रहा है, परिश्रमी वर्ग को दिखा रहा है, इन दोनों से संबंधित कौन सा भाग है, जो इन्हीं दोनों में शामिल है, ठीक है। देखिए तो कौन सा भाग है, त्रिभुज होना चाहिए, त्रिभुज में शामिल होना चाहिए, और
परिश्रमी और इसमें तो एक देखिए तो एक है, लेकिन एक यदि हम लेते हैं तो त्रिभुज का भाग है, इसका भी भाग है और बुद्धिमान भी हो गया, तो न तो बुद्धिमान न तो बेरोजगार, तो मतलब इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, तो ये तो हट गया। हमारे पास दो ही रह गए, 2 और 3। और 3 वाला जो भाग है देखिए किसका किसका है, ठीक है, 3 वाला भाग यही रह गया, ठीक। तो 3 वाला भाग में त्रिभुज नहीं है, तो कोई भी इसमें हमें नहीं दिख रहा है जो इस प्रकार का रिक्त भाग हो, ठीक। कोई भी ऐसा संख्यात्मक मान नहीं दिख रहा है जो ग्रामीण और परिश्रमी इन दोनों को शामिल करता हो, ठीक। केवल ग्रामीण और परिश्रमी को, अगर इसको कहते हैं तो इसमें ये तीनों आ गए, भाई बेरोजगार भी शामिल है। अगर एक को करते हैं तो इसमें भी तीनों आ गए, देखिए ग्रामीण भी है आपका, बेरोजगार भी है, ये भी आ गया, बुद्धिमान भी, ये भी। हमें तो चाहिए ग्रामीण परिश्रमी, तो इस प्रकार की देख रहे हैं ग्रामीण परिश्रमी, तो इस प्रकार की कोई भी क्षेत्र यहाँ पे शामिल नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे, से संबंधित संयुक्त भाग, कोई भी संयुक्त आकृति में शामिल नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, डी ऑप्शन, कोई भी क्षेत्र में नहीं है। इस प्रकार का कोई भी संयुक्त आकृति में क्षेत्र नहीं है जिसमें ग्रामीण और परिश्रमी केवल शामिल है। स्पष्ट है। चलिए अगला देखिए, ये देखिए यहां पे इस प्रश्न में कहा गया, ऐसे ग्रामीण व्यक्ति, कौन से व्यक्ति, ग्रामीण, जो कि बेरोजगार हैं, तो बेरोजगार चाहिए अर्थात इन दोनों का संयुक्त हो, लेकिन बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमान नहीं और न ही परिश्रमी। तो अब हमें उस भाग को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ग्रामीण और बेरोजगार से संबंधित संयुक्त भाग, से संबंधित संयुक्त भाग हमें सेलेक्ट करना है। कौन सा हो जाएगा जी, क्या, ग्रामीण और बेरोजगार। आइए तो ग्रामीण त्रिभुज हो गया, बेरोजगार वृत्त हो गया, तो इन दोनों से संबंधित देखिए तो यह भाग है 6, यह 6 जो है इस त्रिभुज का भाग है और ये वृत्त का भाग है, ठीक। यही भाग है जो ग्रामीण बेरोजगार को दर्शाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 6 द्वारा दर्शाया गया क्षेत्र या भाग कैसा भाग है, तो उस प्रकार के व्यक्ति हैं जो ग्रामीण है और बेरोजगार भी हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना सही है, ठीक है। आइए एक प्रश्न और देखिए, ऐसे व्यक्ति जो कि बेरोजगार, देखिए तो अब कहता है व्यक्ति कैसा हो, बेरोजगार, परिश्रमी तथा बुद्धिमान है, तीनों, तो अब तीनों से संयुक्त भाग होना चाहिए, तीनों से संबंधित, तीनों से संबंधित संयुक्त भाग, तीनों से संबंधित संयुक्त भाग हमें अब वो सेलेक्ट करना है। देखिए तो क्या क्या इसमें तीनों है भाई, ग्रामीण को छोड़कर बाकी सब होना चाहिए, बेरोजगार, परिश्रमी और बुद्धिमान। तो अब देखिए तो ग्रामीण, त्रिभुज वाला भाग छोड़ दीजिए, तो त्रिभुज भाग छोड़ दें तो हमें अब ये वाला भाग बच गया, ठीक है ना, जिसमें है 9 और 8। देखिए तो अब कहता है कि हमें ग्रामीण नहीं होना चाहिए, तो ग्रामीण वाला में 9 और 8 में त्रिभुज शामिल नहीं है, ठीक है। तो 9 और 8 हो गए, और 9 और 8 में देखिए तो क्या क्या, ये सर्कल का भी भाग है, इसका भी भाग है और परिश्रमी का भी भाग। 8 देखिए, 8 परिश्रमी का तो भाग नहीं है, वृत्त का भाग नहीं है, आयत का है और बेरोजगार का, मतलब वृत्त क्या बोलते हैं, वृत्त का भाग है। तो ये जो है बुद्धिमान व्यक्ति जो बेरोजगार हैं ये केवल है, लेकिन हमें कहा गया है क्या कि परिश्रमी, बेरोजगार और बुद्धिमान तीनों, तो वह कौन सा भाग है जी, 9 भाग। यही हमसे क्वेश्चन पुटअप किया गया है, कौन सा भाग है, 9, देख रहे हैं।
बेरोजगार, परिश्रमी और बुद्धिमान, तो वह कौन सा क्षेत्र है, कौन रिक्त भाग है जो इन तीनों को दर्शा रहा है? 9 को। 8 में केवल 2 ही शामिल है, ठीक है, तो हमारा 9 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए अन्य प्रश्न देखते हैं। यहां देखिए, इसमें कहा गया ऐसे बेरोजगार व्यक्ति, कैसे व्यक्ति? बेरोजगार, ऐसे बेरोजगार व्यक्ति जो कि न ग्रामीण, न बुद्धिमान और न ही परिश्रमी है। अरे तो इसका मतलब जब तीनों 9 हो गए थे, ये क्या हो गया? इसी को हम कहेंगे केवल, अर्थात केवल बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में बतानी है। तो केवल बेरोजगार कौन से हैं? बेरोजगार किसको दर्शाया गया है? वृत्त का, और यह भाग देखिए किसी में भी शामिल नहीं है, तो यही दर्शाएगा ना, केवल बेरोजगार को। क्लियर हो गया? क्या दर्शाएंगे भाई? 7 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये हो गया हमें, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? केवल, केवल बेरोजगार वाले भाग को हमें सेलेक्ट करना है ना। तो ये कौन सा है? क्या दिखा रहा है? 7। ए ऑप्शन अपना क्या है जी? सही उत्तर। स्पष्ट है? आइए एक प्रश्न और देखते हैं। ये देखिए, इसमें कहा गया, एक सेकेंड में और भी एक पार्ट है इसमें। एक तो ये 7 हो गया जो कि शामिल नहीं है, और जरा सा देखिए इधर 7 और वृत्त का, ठीक है ना, वृत्त हमें क्या चाहिए? केवल बेरोजगार, ये वाला भाग, और ये वाला भाग भी तो है 15 जो दर्शा रहा है, यह भाग, इसमें भी तो कोई अन्य शामिल नहीं है, तो 15 और 7 दोनों ही होंगे, और ऑप्शन में चूंकि दिया हुआ है तो दोनों होंगे। ये सही नहीं है, ठीक है, कौन सा सही होगा जी? 15 और 7 दोनों। तो आपके ये सही हो गया, 15 और 7। देख रहे हैं आकृति में यह जो भाग है, यहाँ देखिए 7 सर्कल का केवल भाग है, और ये 15 भी केवल सर्कल का ही भाग है, रिक्त भाग। तो दोनों ही भाग क्या है? बेरोजगार है। तो हमें ध्यान देना है चीज़ों के, नहीं कोई एक मिल गया आगे बढ़ गए, समझ गए? तो इन्हीं बातों को मैं आपसे बोला हूं कि प्रश्न में 2-3 बातें आएंगी। एक तो आपको ये बताया एक ही रिक्त स्थान में एक से अधिक संख्या। दूसरा आपको क्या बताया गया कि जो नाम इसमें दिए गए हैं वस्तु के, उसके अतिरिक्त भी जैसे महिला का शब्द आया था वो हो सकता है। और तीसरा, जैसे एक से अधिक भी रिक्त भाग आपको मिलेंगे, जैसे यहाँ पे प्रश्न में मिला। तो इन बातों पर आपको ध्यान देना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे चेंज कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 15 और 7। और एक प्रश्न ये देखिए, इसमें कहा गया ऐसे व्यक्ति जो केवल परिश्रमी है, वर्ड ही दे दिया सीधे सीधे, केवल परिश्रमी कितने निरूपित करता है? तो परिश्रमी वाले को देखिए जी, केवल परिश्रमी क्या दर्शाता है? वर्ग, ठीक, और वर्ग का ये कौन सा भाग है? तो यह क्षेत्र देखिए 12 दर्शा रहा है, यह केवल इस वर्ग का ही भाग है, केवल परिश्रमी हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग, कितना था? 12 है ना, तो आपका यही आंसर हो। केवल परिश्रमी मतलब इससे संबंधित वह भाग जिसमें अन्य कोई शामिल नहीं है ना, अन्य कोई भी शामिल नहीं। ओके, कौन सा आंसर हो जाएगा? 12। तो इस प्रकार से आप देखें कि इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आपको 2 प्रकार के प्रश्न हैं, एक संयुक्त आकृति से और दूसरा वेन आरेख से। दोनों हम लोग समझ चुके हैं, और संयुक्त आकृति से संबंधित ये सब प्रश्न किए, जिसमें 2-4 बातें आपको बिल्कुल नया सुनने को मिला होगा। एक के दिए गए रिक्त भाग में एक से अधिक संख्या या अक्षर हो सकते हैं,
तो उस रिक्त भाग का संख्यात्मक मान उन सभी संख्याओं का योग या सभी अक्षरों का योग होगा। दूसरा, दिए गए जो शब्द हैं उसके अतिरिक्त भी शब्द पूछे जा सकते हैं, जैसे महिला शब्द आया था। तीसरी बात कि आपको एक से अधिक भी रिक्त भाग किसी केवल के लिए या अन्य के लिए भी हो सकता है, तो एक नज़र उससे भी हमें देखना है। ठीक है, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको ये सेकंड जो है वेन आरेख, उस पर रिलेटेड क्लासेस मिलेंगी आपको। और आप यदि यहाँ क्लास करते हैं तो फर्दर आपको इस रिलेटेड टॉपिक से या जो भी टॉपिक आप अटेंड करते हैं आपको कहीं और करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके सभी प्रश्न के जो भी क्लियरिटी है वह यहाँ पे पूरा हो जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ओके, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, जय श्री राम।